नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। मध्य प्रदेश 2024 23 जून को एमपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चंस आपके बीच पर हम लाए हैं। 100 क्वेश्चंस आए थे। कंप्यूटर सेक्शन के हमने क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि उसमें ही ज्यादा जटिलता और डिटेल हमारे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल पर हमसे मांगी है, तो हम वो क्वेश्चंस लाए हैं। पेपर का आंसर की कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आप लोगों ने देख ली होगी, इंटरनेट पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आई होगी, टेलीग्राम चैनल्स पर आ गई होगी, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो चीज हो गई है। हम डिस्कस करेंगे ये आंसर क्यों है, उस रीजनिंग पर जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों के नंबर थोड़े कम हो रहे हैं, 80 से कम आ रहे हैं, 75 से कम आ रहे हैं, और जो न्यू कमर्स थे जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया है, उनके लिए भी जानना जरूरी है कि किस तरीके से प्रीलिम्स आता है और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को एनालिसिस करके आप मेंस में जाइए और नेक्स्ट जो प्रीलिम्स होगा वो भी आपको यहाँ पर मददगार होगा। इस तरीके से आप जीएस पढ़ते रहेंगे कि कोई फैक्चुअल बुक पढ़ ली, जैसे लूसेंट बड़ी फेमस है, हालांकि वो जीएस की बुक है, लेकिन एमपीपीएससी से क्या वो क्वेश्चंस क्रैक हो पाते हैं, ये समझने की बात है। मध्य प्रदेश की जो बुकलेट्स आती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो बुकलेट निकाल, क्या उनसे पेपर आया है, या पेपर स्टैंडर्ड बुक से आया है, या पेपर एनसीईआरटी से आया है, या पेपर एनालिसिस बेस पर आया है, नॉलेज प्लस एनालिसिस दोनों के उससे आया है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन हम लेंगे, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था, ये हमने प्रश्न सबसे पहले लिया है। आपके सामने ऑप्शन थे LISP, लिस्प जिसे बोलते हैं, द ट्यूरिंग टेस्ट, द हॉल्टिंग प्रॉब्लम और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर था बी, द ट्यूरिंग टेस्ट को इमिटेशन गेम, इसका मतलब जो मूल नाम पूछा गया था वो था। जो लोग कंप्यूटर को जिन्होंने पढ़ा होगा विषय को ठीक से, और जिन्होंने, जो आजकल आपने देखा होगा मार्केट में चलता है कि अरे कंप्यूटर तो बहुत बेसिक आता है, कुछ भी पढ़ के चले जाओ, सामान्य सामान्य सा वो आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा था, सिलेबस चेंज हुआ है, कंप्यूटर ढंग से पूछा जाएगा, सिलेबस बहुत ही ढंग से कंप्यूटर का मैनेज किया गया है। तो इमिटेशन गेम जो है, द ट्यूरिंग टेस्ट इसका मूल नाम था। एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, जो कंप्यूटर के जनक भी माने जाते हैं, उन्होंने इमिटेशन गेम जो है डेवलप किया था। उसको लेके हम थोड़ा आपको यहाँ पर कुछ दिखाते हैं। 1950 में, आप जरा देखिए कि मैं क्या आपके बीच में लाया हूं तथ्य, कैसे चीजों को पढ़ना है आपको इन फ्यूचर मेंस में, सब चीजें हैं। 1950 में माइंड में अपने पेपर कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में, जिसमें उस टेस्ट का परिचय दिया गया जो अब उनके नाम पर है, एलन ट्यूरिंग ने एक गेम का वर्णन करके शुरुआत की, जिसे उन्होंने इमिटेशन गेम कहा। इमिटेशन मतलब नकल उतारना, ठीक है। तो नकल गेम, जो 3 खिलाड़ियों, एक पुरुष ए, एक महिला बी और एक पूछकर्ता सी, 3 के बीच में था, एक महिला, एक पुरुष है और एक पूछने वाला है, के बीच खेला जाता है। अब आप लोग पबजी खेलने वाले हैं, है ना, फ्री फायर खेलने वाले हैं, तो इस तरीके के गेम को आप कभी ना पढ़ेंगे, ना बुक्स पढ़ेंगे, ना उनके बारे में जानेंगे। इसीलिए आपसे स्टेट पीएससी का पेपर में दिक्कत होगी सॉल्व करने में। मैं बार बार बोल रहा हूं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा यदि आपको अधिकारी बनना है। खैर, के तीनों के बीच खेला जाता है। सी का लक्ष्य यह तय करता है कि कौन पुरुष है, कौन महिला है। जो पूछने वाला है वो डिसाइड करेगा कि कौन फीमेल है, कौन मेल है, ठीक है, प्रश्न पूछने के आधार पर। ए का लक्ष्य सी को महिला के रूप में पेश करने की कोशिश में मूर्ख बनाना है। अब जरा ध्यान दीजिए, सी का लक्ष्य यह तय करना है कि कौन पुरुष है, कौन महिला है, जबकि जो ए का लक्ष्य है, जो ए क्या है, पुरुष है, तो ए का लक्ष्य सी को महिला के रूप में पेश करना है। सपोज दैट मैं पुरुष हूं, तो मेरा लक्ष्य क्या है, जो मुझसे पूछ रहा है, मैं उसको अपने रूप में, महिला के रूप में प्रस्तुत करूं और कोशिश करूं कि ये व्यक्ति मूर्ख बन जाए और एक्सेप्ट कर ले कि मैं महिला हूं। और बी का लक्ष्य सी को सही निर्णय लेने में सहायता करना। सी जो महिला है, बी जो महिला है, वो सी को ये बताना चाहती है मैं महिला ही हूं। तो अब ये सी को डिसाइड करना है कि ए भी अपने आप को महिला बता रहा है, बी भी अपने आप को महिला बता रहा है, जबकि ए मूर्ख बना रहा है और बी सही बता रही है। तो
तो ये सी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया कि वो कैसे जज करे कि कौन महिला है, कौन पुरुष है और कौन सही बोल रहा है। ट्यूरिंग फिर इस गेम में एक बदलाव या संभवतः विविधताओं पर चर्चा करते हैं जिसमें ए को एक मशीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब ए को क्या किया जाता है, एक मशीन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मेरा प्रश्न इस मूल खेल से संबंधित है जो पुरुष और महिला के बीच खेला जाता है, जिसमें मशीनों का कोई उल्लेख नहीं है। थोड़ा सा एलन ट्यूरिंग के बारे में बता दें। इन पर बेस्ड एक मूवी बनी थी। उस मूवी का नाम जो था, मैं यहां पर आपको बताऊं, एलन ट्यूरिंग द एनिग्मा। एलन ट्यूरिंग द एनिग्मा, इन पर एक मूवी बनी थी या आप कह लीजिए नाटक बना था। अब एलन ट्यूरिंग तो इनका मूल नाम हो गया, इसी पर ही एक मूवी बनी थी द एनिग्मा। ये भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए था जो नहीं पूछा गया। ठीक। और ये जो किताब लिखी थी, ये किताब लिखी थी एंड्रयूज हॉजेस ने। कहां लिख दूं जहां से आपको क्लियरली दिख जाए, मैं यहां लिख देता हूं। एंड्रयू हॉजेस की ये बुक थी एलन ट्यूरिंग द एनिग्मा। और ये क्या थी, ये बायोग्राफी थी, ये जीवनी थी। किसकी जीवनी थी? आपके एलन ट्यूरिंग की ये जीवनी थी। क्लियर हो गई? बायोग्राफी थी ये किसकी? एलन ट्यूरिंग द एनिग्मा की। लिखी किसने थी? एंड्रयू हॉजेस ने लिखी थी, जिस पर ही जाके एक बाद में नाटक बना। और उस नाटक में जो एलन ट्यूरिंग का जिसने कैरेक्टर प्ले किया, उनका नाम था बेनिडिक्ट कम्बरबैच। जाके आप चेक करिएगा, बेनिडिक्ट कम्बरबैच। ठीक है, मैंने लिख दिया है, आप इसको अब समझ जाइए। ठीक। कम्बरबैच इंग्लिश में सर्च कर लेना, तो इस मूवी और नाटक के बारे में आपको मालूम चल जाएगा। खैर, ये तो एलन ट्यूरिंग की बात हमने यहां पर करी। एलन ट्यूरिंग की जो बुक थी और जो इस पर नाटक बना, उसमें ये बात मानी गई कि एलन ट्यूरिंग ने एक्सेप्ट किया कि वो गे हैं। ये 1950 के दशक की बात है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं गे हूं। और ये बात हालांकि इस नाटक में नहीं दिखाई गई है, ये डायरेक्टर ने इसको कट रखा है। और उस समय उनको इस बात के लिए सजा भी हुई इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय समलैंगिकता का कोई कानून नहीं था 1952 में। इसके साथ जो जो एलन ट्यूरिंग बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इनकी एक गर्लफ्रेंड थी या इनका एक पहला प्यार था, क्रिस्टोफर नाम की लड़की थी, जिसकी कम उम्र में डेथ हो गई थी। तो इन्होंने प्रयास किया क्यों ना उसकी आत्मा से बात की जाए। इस तरीके का रहस्यमय इनका जीवन रहा है। तो इन्होंने एक मशीन का निर्माण किया कि क्या ऐसी कोई मशीन है जो किसी व्यक्ति की सोल से बात कर सकती है, जो इस दुनिया में शायद हो या मेरे अंदर हो। तो इसमें इन्होंने काफी मशीनों का निर्माण किया। मैथमेटिशियन थे, हालांकि इनका शुरू में मैथ्स में उतना मन नहीं लगता था, बट इनकी जो पहला लव था क्रिस्टोफर, वो काफी अच्छी मैथमेटिशियन थी, मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया। बाद में उनकी डेथ के बाद इन्होंने बहुत अच्छा मैथ्स में काम किया और एक मशीन का निर्माण किया जो आप देख ही रहे हैं, ट्यूरिंग मशीन, एलन ट्यूरिंग टेस्ट जिसे आप बोल रहे हैं। तो उसके बाद ये इनका एक रहस्यमय चीज ये रही। बाद में जो जैसे मैंने बोला कि वो गे थे, एक्सेप्ट किया, इसके लिए इनको सजा भी हुई इंग्लैंड में इंडिसेंसी के जुर्म में, क्योंकि पहले समलैंगिकता अलाउड नहीं थी, आप जानते हैं। तो इन्होंने ये जो मशीन बनाई, इस मशीन का फायदा क्या हुआ? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो जो हिटलर साहब थे, जो जर्मनी में आतंक मचाए हुए थे, पूरी जर्मनी के बाहर पूरी दुनिया में जो हिटलर ने आतंक मचाया था, तो चूंकि एक आपको पता था ग्रुप था जिसमें जर्मनी एक तरफ था, एक तरफ ब्रिटेन और यूएसए था। आप जानते होंगे, पढ़ेंगे जरा, वर्ल्ड वॉर 2 को भी सर्च करेंगे आप तो मिल जाएगा। तो ब्रिटेन और जर्मनी आमने सामने थे। तो जो जर्मनी जो कोडिंग करते थे, अपनी सेना को भेजते थे, तो उन्होंने उसको डिकोड करने का काम किया। इनकी मशीन ने उसको डिकोड करने का काम किया। जो लोग वो बोलते थे
जो कोड वर्ड्स थे उस कोड वर्ड्स को इनकी मशीन डिकोड कर लेती थी। तो इससे ब्रिटेन को काफी सहायता मिली और ब्रिटेन की काफी इन्होंने मदद की। इस पर बेस्ड ये नाटक है और ये बात असलियत भी, हालांकि वो नाटक में कुछ चीजें काल्पनिक भी हो सकती हैं, बट यदि आपने वो वेब सीरीज देखी हो या वो चीजें देखी हो तो 2014 में ये वेब सीरीज इस पर बेस्ड आई थी। हालांकि अब ये चीजें आप लोग ऐसी कम इंटरेस्ट की चीजें देखते। ओपेनहाइमर एक मूवी आई थी, आपको मालूम होगा, है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो भी थी प्रॉब्लम। तो ऐसी चीजों को देखा करें, जाना करें, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रश्नों में कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, डेप्थ क्या है, किस तरीके के प्रश्न आपके बीच में आ रहे हैं, और जिसको आप सोच रहे होंगे बहुत सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है, नहीं है। ट्यूरिंग मशीन एक बहुत बड़ी क्रांति थी कंप्यूटर के जगत में, तो इस तरीके से इन चीजों पर आपको देखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के संस्थापक कौन थे? अब देखिए, ट्विटर के मालिक तो एलन मस्क है, आपको पता है। इस संस्थापक जैक डॉर्सी थे, जिन्होंने जो है इसको स्टैब्लिश किया था ट्विटर को। बाद में इसको एलन मस्क ने खरीद लिया, आपको पता है। अब ट्विटर कहलाता ही नहीं है, अब ये एक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स कहलाता है। इसका नाम एलन मस्क ने क्या रख दिया? एक्स रखता है। ट्विटर की चिड़िया बनी रहती थी, नीला सा लोगो रहता था, अब ये एक्स हो गया है। और अभी आपने इसके बारे में जानकारी देखी होगी, तो ट्विटर में अब एक्स ने, जो एलन मस्क ने एक नई चीज की है, पॉर्न वीडियो भी आप एक्स पर अपलोड कर सकते हैं। हालांकि ये इंडिया में लागू होगा कि नहीं होगा, इंडिया के वो टर्म्स और कंडीशंस देखे जाएंगे। हालांकि इंडिया में ये लागू भारत सरकार नहीं करेगी, लेकिन जिन भी देशों में जिनकी सरकार लागू करेगी, तो वहां आप पॉर्न वीडियो भी एक्स पर आप डाल सकते हैं। तो ये भी आप देखिए एलन मस्क क्या क्या कर रहे हैं। तो मालिक अभी एलन मस्क हैं, बट संस्थापक ट्विटर के जैक डॉर्सी थे। तो आप देखिए ट्विटर कितना विवाद में रहा, कितना चर्चा में रहा कि किसने खरीदा, क्यों खरीदा, कितने पैसे में खरीदा। तो करंट अफेयर्स के नाम में आपने ये पढ़ लिया होगा कि एलन मस्क ने खरीदा है, एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक हैं, स्टारलिंक के मालिक हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की भी वापसी हो गई है, एक्स पर ये हो गया है, एक्स पर वो हो गया है। बट एक्स के संस्थापक भी तो जरा देखना था आपको, है ना, किसने बनाया है और डिटेल क्या। तो इस तरीके से चीजों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कवर कीजिए। ये करंट का है, कंप्यूटर का है, कैसे रिलेट करेंगे वो आप देखिए। जरा आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न फिर मैंने कंप्यूटर के ही लिए आज देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुने होंगे, यूनिक्स और लिनक्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम का जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने सब पढ़ा होगा, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस डॉस, विंडोज के आप लेटेस्ट वर्जन विंडो 11 तक, तो ये जानना पड़ेगा। अब प्रश्न ने ये नहीं पूछा कि यूनिक्स क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है। प्रश्न का लेवल फिर पकड़िए आप, क्या स्टेट पीएससी पूछ रहा है, वो कहां आपका स्टैंडर्ड लेना चाह रहा हो, कहां आप फैक्ट पे पड़े हुए हो, है ना, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है, ये वो चीजें छोड़ दी पीएससी ने, वो आगे निकला है यहाँ से। अब आपको अपना पढ़ने का अपडेट करना पड़ेगा। वो जमाना अलग था 2012, 13, 10 में जब ऐसे प्रश्न आते थे। अब नहीं आते हैं कि सीपीयू कहाँ है और मॉनिटर कहाँ है, माउस क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, बंद हो गया। अब इसका आंसर बताने के पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। जरा डायग्राम पे एक सरसरी निगाह डाल लीजिए आप। अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये लिखा हुआ है कर्नेल, ये है हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद दूसरा चीज आती है कर्नेल। कर्नेल से कितनी चीजें जुड़ी हैं? एसएच, डब्ल्यूएचओ, ए डॉट आउट, क्लैट, डब्ल्यूसी, ग्रेप, ईडी, वीआई, आईडी, एस, कॉम्बो। अब गिन लो आप यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो टोटल कितने होगा? 13। फिर अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आ गए, इसके बाहर जो सीसी है। तो आप देखें कि प्रश्न क्या आया था कि इसका केंद्रीय भाग क्या है, किसका? यूनिक्स का। अब मैं आपको यहां बता देता हूं, जरा इसको पढ़िए। परत एक जो हार्डवेयर है, इसमें हार्डवेयर से संबंधित सभी जानकारी शामिल होती है। लेयर 2 कर्नेल, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिक्स का कोर क्या है? क्या है? कर्नेल है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट आदि जैसे ज्यादातर काम कर्नेल द्वारा किए जाते हैं। लेयर 3 में देखिए आप क्या है, सेल कमांड। यह उपयोगकर्ता और कर्नेल के बीच का इंटरफेस है। सेल वह उपयोगिता है
जो आपके अनुरोधों को संसाधित करती है। जब आप टर्मिनल पर कोई कमांड टाइप करते हैं तो शेल कमांड की व्याख्या करता है और आपके इच्छित प्रोग्राम को कॉल करता है। cpmb cat grep id wc narv a.out और कई अन्य कमांड आप दे सकते हैं यहां से। ये लेयर 3 है। लेयर 4 क्या है? अनुप्रयोग परत। यह सबसे बाहरी परत है जो दिए गए बाह्य अनुप्रयोग को निष्पादित करती है। इसका एक चार्ट आपको मैं दिखाने का काम करता हूं। हालांकि वो चार्ट आपको थोड़ा अब शायद दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूं। ठीक है, ये चार्ट आप जरा देखिए, इसको जूम करके देख लेना यदि आपको नहीं दिख रहा। यूजर प्रोग्राम, लाइब्रेरी, यूजर लेवल, सिस्टम कॉल इंटरफेस, कर्नेल लेवल, फाइल सबसिस्टम, बफर, कैश, कैरेक्टर, ब्लॉक, डिवाइस, ड्राइवर्स, ये है देखिए। फिर हार्डवेयर कंट्रोल, हार्डवेयर कंट्रोल के बाद कर्नेल लेवल, हार्डवेयर लेवल, फिर ये हार्डवेयर है, ये भी देखिए हार्डवेयर कंट्रोल है। मेमोरी मैनेजमेंट, शेड्यूलर, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस कंट्रोल, सब सिस्टम है। समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीजें इस डायग्राम मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इस तरीके से जब आप चीजें पढ़ेंगे तो आपसे प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आंसर आपको मिल गया होगा कि अब इसका आंसर क्या होगा, कर्नेल होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि करेंटली क्या है। करेंटली क्या है? सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ब्लॉग है, इंटरफेस है। तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, जरा देखिए। अब ये मैंने आपके सामने रख दिया है, क्या लिखा हुआ है बताइएगा जरा मुझे, क्या लिखा है? यही आया ना आपसे एग्जाम में कि करेंटली क्या है? क्रिएट योर ऑन QR कोड एंड बूस्ट योर बिजनेस और आइडिया, जनरेट सिंपल एंड एडवांस QR कोड्स, इजी कस्टमाइजेबल एंड ट्रैकेबल, जनरेट QR कोड। मतलब ये क्या है? ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट पर आप आइए तो और इसको मैं डिटेल में देता हूं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए था। कंप्लीट एनालिटिक्स, ये सब उसका पेज है। जैसे आप गूगल सर्च इंजन खोलते हैं ना, याहू खोलते हैं, मोजिला फायरफॉक्स खोलते हैं, ऐसा वाइड वैरायटीज currently makes all the differences. If you want to create your own QR code, a good tool for doing so is the currently generate due to its ease of use and all the option it offers to make your ideas come true और योर बिजनेस ग्रू। ये आप कब का दिया हुआ। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। कन्वेंस एंड कन्वर्ट सेट करंटली इज द न्यू फ्री रियल टाइम सर्च इंजन। क्या है ये? फ्री रियल टाइम सर्च इंजन दैट कंबाइंस रिजल्ट फ्रॉम ट्विटर एंड फेसबुक इन अ सिंपल ब्लेजिंग फास्ट फॉर्मेट। I built currently in a 3 weeks between the end of school and the beginning of my internship at Microsoft, said currently Skeletor Gilbert Leong in my recent Skype interview with him। ठीक है, ये आपको उसके वो भी बता दी मैंने, क्रिएटर कौन है, गिलबर्ट लियोंग है। प्रश्न का लेवल आप देखिए किस लेवल की आपको डेप्थ तक जाना पड़ेगा। ट्विटर और फेसबुक में जो है इन अ सिंपल ब्लेजिंग फास्ट फॉर्मेट है। करंटली रेगुलाइजेशन रियल टाइम सर्च विद ट्विटर प्लस फेसबुक, मतलब करंटली ने जो है एक प्रकार का रेगुलेशनाइज कर दिया है, एक प्रकार की क्रांति लाने की कोशिश की है। रियल टाइम सर्च विद ट्विटर प्लस फेसबुक रिजल्ट्स puts any search term or combination of term into currently and instantly receive the chronicle of right now with tweets and Facebook status updates organized by date stamp। तो ये आपको मैंने जानकारी बताई है कि इस लेवल पर आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसका उत्तर भी आपको पता चल गया होगा कि इसका उत्तर क्या है, सर्च इंजन है। तो ये 4 प्रश्न मैं आज कंप्यूटर में आपके बीच में लाया हूं और आप समझ गए होंगे कि किस लेवल से एमपीपीएससी ने इस बार प्रश्न पूछा है। तो जो बच्चे का इस बार पेपर खराब चला गया है कोई बात नहीं, लेकिन जब नेक्स्ट आप 2025 के लिए जाएं तो मैं आपको वैसा बोगस आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता हूं कि कोई बात नहीं अगली साल दे लेना। ऐसे कितने भी साल आप दे लेना, लेकिन यदि आप ठीक से कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट ठीक से नहीं पढ़ेंगे, आपसे नहीं बनेगा। तो हर साल इसी तरीके से मोटिवेट आप होते रहना कि अगले साल तो 10 साल दे लीजिए। जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से अपडेट आप अपने आप को नहीं करेंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। जिन लोगों ने ठीक से पढ़ा था और उनसे बाय मिस्टेकनली उतना
वहां तक वो नहीं पहुंचे जहां तक कट ऑफ जा सकता है, शायद 78-80 के आसपास जा सकता है, क्योंकि सीट बहुत कम है, 110 है। अब सीट बढ़ जाती है तो बात अलग है। तो उनके लिए भी ये है कि सीट नहीं बढ़ती है तो थोड़ा सा और मेहनत करें। और जो लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा, 2-2 3-3 साल से बच्चे लगे हुए हैं, लाइब्रेरियों में बैठे हैं, कोई गाइडेंस ठीक से मिल नहीं रहा है, तो जो ऑनलाइन में लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसा भी है जो बहुत सरल सरल इजी इजी कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार ये इजी है, हमको समझ में आ जाएगा, तो इसको पढ़ लेते, इनसे पढ़ लेते। ध्यान रखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन आपको बहुत इजी कंटेंट दे रहा है, कौन आपको थोड़ा टफ दे रहा है। तो देखिए, आपने देखा होगा आजकल भोजपुरी गाने बहुत वायरल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे शब्द हैं, सीधी सीधी बात है, लोगों को समझ आ गई। हरियाणवी गाने, पंजाबी गाने क्यों पॉपुलर हो जाते हैं तुरंत? क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा समझ लगाने की जरूरत नहीं होती है। वहीं यदि क्लासिकल सॉन्ग, ठुमरी आपको सुनने जाना हो, क्लासिकल कोई प्रोग्राम हो रविंद्र भवन में, तो आप 1 घंटे में ऐसा महसूस करने लगते हैं कि यार मेरे को यहाँ से छोड़ो, मुझे बाहर निकलना, मैं बोर हो गया हूँ, या हो सकता है वहीं हेडफोन लगा लो भोजपुरी सॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो जो क्लासिकल सिंगर है उस भोजपुरी सिंगर से, बॉलीवुड सिंगर से बहुत बेहतरीन है, बट आप वो रागे नहीं सुन पाओगे। बट ओरिजिनल जो सिंगर्स हैं, जो कर्नाटिक सिंगर, तो ये जो स्टेट पीएससी का एग्जाम है ना, वो आप समझिए क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है, तो उस लेवल की डेप्थ पढ़ना पड़ेगा तो एग्जाम क्रैक होगा। क्योंकि सीट्स आप देख रहे हैं कितनी आ रही है, 110, 150, 200, 250, ज्यादा कभी नहीं आएंगी सीट, आप ये मान के चलिए। तो आपको अपना स्टेप उठाना पड़ेगा। ये बोगस मोटिवेशन तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि अगले साल हो जाएगा, जब तक ठीक से नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट को बहुत लाइटली लेते हैं, मत लीजिए। कंप्यूटर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जिस प्रकार हिस्ट्री में एमए पीएचडी होती है, ज्योग्राफी में एमए पीएचडी होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी बीटेक, एमटेक और पीएचडी होता है। यदि वो सब्जेक्ट आपसे ठीक से पूछ रहे हैं तो क्यों आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हो? एग्जाम नहीं निकलेगा, उसका अपना वेटेज है सब्जेक्ट का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चंस भी आपकी बीच लाऊंगा, कमेंट कीजिए कौन से सेक्शन के में लाऊं, मैं धीरे धीरे करके पेपर को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।